नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम लोगों ने गत कक्षा में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद को लेकर व्यवस्था की गई है और विश्व के जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके द्वारा भी इस पद को हमने कंपेयर करने का प्रयास किया था। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर भी अपन ने चर्चा की थी, जिसमें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम आगे इसमें ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको लेकर विभिन्न आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। उस आलोचना के संबंध में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्दावलियों का जो उल्लेख किया गया है वह नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस संबंध में राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा का कहना है कि इस पद्धति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में बत्तों का हस्तांतरण होना है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। इसके अलावा इस पद्धति को विकल्पात्मक मत या वरीयतात्मक मत की संज्ञा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं वरन ये निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा ये भी लिखते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 है या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्रों पर मत नहीं देते हैं तो ये पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति के रूप में नहीं। इस प्रकार इस पद्धति का ये दोष भी है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते हैं, अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या होगा? ये दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में ऐसा किया गया है। किंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी चुनाव की जो ये प्रक्रिया है इसमें हम कुछ अच्छी चीज़ें भी पाते हैं। उनमें है कि इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिससे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। दूसरा, इनमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर भी मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार इसमें कुछ कमियां होने के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी हमें चुनाव की प्रक्रिया में देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है उसके बाद में संविधान में इस पद को लेकर क्या वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उनकी उन्मुक्तियां हैं, उनका कार्यकाल है या महाभियोग है, इनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होते रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते रहेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी परिलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है और समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और सेवा से मुक्त होने के बाद जो पेंशन है उसको लेकर भी नियम बनते रहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस पद पर होने के नाते राष्ट्रपति को क्या क्या छूट हैं। इसमें उनके पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यद्यपि भारतीय संघ में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन
है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये कुछ उनको छूट प्राप्त है। इसके बाद हम बात करेंगे उनके कार्यकाल को लेकर। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि में खाली हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। महाभियोग का जो प्रक्रिया है, महाभियोग का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो तरीका है उसको महाभियोग का नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है और अभियोग लगाने वाले सदन की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो उसके उपरांत भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन इस अभियोग को या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति की नियुक्ति करेगा। और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इस सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा लेने का भी उसको अधिकार है। धन्यवाद विद्यार्थियों।